हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ एटॉमिक फिजिक्स और मॉलिक्यूलर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार कंपटीशंस की दुनिया में पूछे जा रहे हैं, तो उसी को प्रोस्पेक्टस में रखते हुए ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एटॉमिक से मैंने जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर से हैं ये 10 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, और 10 के 10 ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है। तो 10 टॉपिक्स जो इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो सोडियम की T1 T2 लाइन में लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है, कितनी लाइंस जो है ट्रांजिशन में बनेंगी। तो सोडियम में याद रखें कि सोडियम का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो 1s2 और 2s2 2p6 और 3s1 उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जो सोडियम आइटम का इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊपर की स्टेटों में जाएगा और s के बाद में p स्टेट में जाएगा। तो स्पिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हाफ होती है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन p स्टेट में जाएगा तो p से जब s में वापस आएगा तो p स्टेट जो होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जहाँ पे j की वैल्यू एक बार जो होगी वो हाफ होगी और एक बार 3/2 होगी। तो p हाफ और p 3/2 रिप्रेजेंट करेगा, ये n स्टेटों को रिप्रेजेंट करता है, n बराबर 3 से जंप कर रहा है। और 2s+1 क्योंकि स्पिन हाफ है तो यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे 3 और 2p हाफ, और यहाँ पे ट्रांजिशन होगा 3n बराबर 3 स्टेट के लिए, और स्टेट जो होगी वो 2s हाफ होगी। ये j की वैल्यू होती है, तो यहाँ से p हाफ से s हाफ में जब ट्रांजिशन होता है तो 4 लाइन बनती है। क्योंकि j की वैल्यू जब हाफ होती है तो फिर हम क्या करते हैं, mj की वैल्यू लेते हैं और फिर सिलेक्शन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 4 लाइन यहाँ पर मिलती है और 6 लाइन इसमें मिलती हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इसके अंदर सोडियम की D1 D2 लाइन्स ये कहलाती हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि कितनी लाइन्स हमें कौन से ट्रांजिशन में मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने सबसे ऊपर वेटेज में रखा है, तो इनको याद रखें और इनके ट्रांजिशंस भी प्लॉट करने सदा याद रखें। दूसरा क्वेश्चन जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा है एक्सरे का, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सरे का 2 तरीका की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कंटिन्यूस जो एक्सरे होती है उस पर फॉर्मूला पूछता है, लैम्डा का जो एक्सप्रेशंस है, जो वेवलेंथ वहाँ पर एमिट होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो एक्सरेटिंग पोटेंशियल पर अप्लाई करती है। जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उस पर कितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो E बराबर h न्यू, और न्यू को ले लेते हैं हम c/λ। एच न्यू की जो वैल्यू है उसे E/v के इक्वल करते हैं, तो SC/λ EV आता है, तो लैम्डा की वैल्यू SC/EV आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, एक्सरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे देता है और लैम्डा पूछ लेता है कई बार, या फॉर्मूला सीधा पूछ लेता है। तो कई बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा जाता है। जो इसी में एक क्वेश्चन मॉडल लॉ पे लगातार पूछा जाता है कंपटीशंस में, उसमें फॉर्मूले में याद रखें कि अगर हमारी k α लाइन है तो वहाँ पे स्क्रीन कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेसिकली आता है मॉडल लॉ पे, λ1 ब्रैकेट में z1 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू λ2 और ब्रैकेट में z2 - 1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है कि λ1 z1 और z2 देगा, λ2 पूछ लेगा, इसमें से भी 3 वैल्यूओं को देता है और चौथी वैल्यू पूछ लेता है। तो ये याद रखें, और ये भी याद रखें कि जो पीरियोडिक टेबल है वो उसमें मॉडल लॉ के ऊपर बेस है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें जो एलिमेंट हैं वो हमारे बढ़ते हुए जेड के ऑर्डर में एटॉमिक नंबर जो है वो आधार है। मैंगलीब में जो था उसने एटॉमिक मास नंबर को कहा था और उसमें करेक्शन किया गया था मॉजुले ने। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस दोनों, इनको तैयार रखें। सिलेक्शन रूल और एप्लीकेशंस पे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, ये थर्ड जो टॉपिक है जिसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो लगातार क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्शन रूल पे मैंने एक वीडियो दे रखी है, उसको पूरी को पढ़ लें। सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन आएगा और उसके एप्लीकेशंस पर आता है, कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेटों से कौन सी में ट्रांजिशन नहीं करेगा। इस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट के लिए बता देना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चंस आया हुआ है कि 2016 में सिलेक्शन रूल पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इनमें से बताइए कि कौन सा डाइपोल रेडिएशन सिलेक्शन रूल के चलते अलाउ नहीं होगा। तो इसके दे रखी है 2s से 1s में ट्रांजिशन, अगला ट्रांजिशन दे रखा है 2p से 1s में ट्रांजिशन, और नेक्स्ट ट्रांजिशन दे रखा है 2p से 2s में ट्रांजिशन, और उसके बाद जो ट्रांजिशन दे रखा है वो 3d से 2p दे रखा है। तो ये 4 ट्रांजिशन थे और इसमें सिलेक्शन रूल से हमें चेक करना था। तो ये सिलेक्शन रूल के हिसाब से ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि लेपोर्टी रूल ये कहता है कि डेल जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू को +-1 चेंज होना चाहिए। पैरिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी L0 है, इधर भी L0 है, तो अगर हम इसे L1 कहें तो ये भी 0, L2 भी 0, तो यहाँ पर डेल L 0 हो जाएगा। तो लेपोर्टी रूल का वायलेशन होगा, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। लगातार मैं क्वेश्चन देखता हूँ इस पैटर्न पे, जब वो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि सिलेक्शन रूल के हिसाब से आप बताइए कि इनमें से कौन सी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें कि सिलेक्शन रूल में जब भी हम
केसों में जाएं तो लेपोर्टी रूल को ध्यान में रखें, लेपोर्टी रूल हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा ये भी याद रखें कि डेल एस की जो वैल्यू होती है वो 0, सिंगलेक्स से सिंगलेक्स में, डबलेक्स से डबलेक्स में, ट्रिपलेक्स से ट्रिपलेक्स में ट्रांजिशन पॉसिबल है, और सिंगलेक्स से डबलेक्स में या सिंगलेक्स से जो हमारा ट्रिपलेक्स में, इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को कहना चाहूँगा कि लगातार क्वेश्चंस देखा जाता है इस फील्ड में, तो इसको अच्छे से तैयार रखें। मैं और 1-2 क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ कि अगर कोई और क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है तो आपको निश्चित तौर से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से भी मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चन हैं वो लगातार पूछे जाते हैं। तो जो हमारा जैसे इसी में क्वेश्चंस में आया, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, तो 7 में देखें क्वेश्चन क्या था। 7 में भी ये सिलेक्शन रूल का ही एप्लीकेशन हमें करना था। सिलेक्शन रूल में इसमें पूछा गया था कि ये हमारी स्टेट है 4-3P1 स्टेट, और कहा था कि सिलेक्शन रूल से बताएं कि कौन कौन से ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होंगे, कौन सा नहीं होगा। तो पहले अगर आप ये पता कर लेते हैं कि कौन सा नहीं होगा तो आपके लिए फिर राहें ईजी हो जाती हैं, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं 4 ऑल्टरनेट देता हूं और चारों के रीजन बताता हूं कि क्यों ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करें, क्वेश्चन को कंसेप्ट को अप्लाई करना जरूर सीखें क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे ही आप क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सदा याद रखें कि की है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और की है कि आप क्वेश्चन को पीछे से देखें क्या आता रहा है और क्या अब आने की संभावना है। अगर आप इस पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन थोड़ा इजी पड़ता है। बाकी स्टूडेंट क्या करता, पेपर ही नहीं उठा के देखता नहीं क्या क्या पेपर में पूछने वाला है। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करें, पेपर में देख लें कि क्या क्या संभावना बनती है आने की, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाएं। तो ये हमारे 4 ट्रांजिशन है, इसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि कौन सा ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होगा। ये पूछा गया है कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको पूरा डिटेल में। 3D1 ये हमारी है। तो यहाँ से देखें कि कौन से आंसरों को हम कैसे रिजेक्ट करें। तो यहाँ पे ये स्टेट दे रखी है, तो पहले सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे जो स्टेट है ये S=1 स्टेट के लिए ओपे हो रहा है। तो ट्रिपलेट है स्टेट जो है ये हमारी, तो 3 वाला ही पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखें ये पॉसिबल अपने आप ही खत्म हो गया क्योंकि 1-1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये S=0 के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ S=1 है। तो इस ट्रांजिशन को कैंसिल आउट कर दें। उसी तरीक़ा से ये भी पॉसिबल नहीं होगा, इसको भी कैंसिल आउट करें क्योंकि यहाँ पे भी स्पिन की वैल्यू 0 ली गई है। अब हमारे पास 2 विकल्प ये बचे रह जाते हैं, या तो हम ये आंसर मार्क करें या ये विकल्प मार्क करें। अब इसमें देखें कि P के बाद में जैसे हमारा स्टेट है, तो P में सिलेक्शन रूल के लिए जो हमारे पास कंडीशंस होगी, इसके अंदर जो डेल जे है उसको भी ध्यान रखें कि डेल जे की जो वैल्यू है वो 0 ± 1 चेंज हो सकती है, और ट्रांजिशन 0 से 0 में पॉसिबल नहीं होता। ये डेल जे के लिए सिलेक्शन रूल है, ये जे की वैल्यू है। तो यहाँ से जब ये 3 आ जाएगा यहाँ, तो ये ट्रांजिशन अपने आप ही मना हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन जो वैल्यू में बदलाव है यहाँ पे, अगर 1 से हम 3 में जाएंगे तो जे की वैल्यू में 2 का चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ये इसके अंदर, वो यहाँ जब ये स्टेट लेंगे हम तो D3 है, और यहाँ पे जे की वैल्यू 3 होगी, यहाँ 1 है, तो बदलाव जो है वो 2 होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आंसर हमारा बचेगा, वो हमारा ये हो जाएगा। तो सिलेक्शन रूल याद रखें, डेल S 0, डेल J = 0 ± 1, और डेल L की जो वैल्यू है लेपोर्टी रूल से वो ±1, ये भी याद रखें। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। सिलेक्शन रूल लगातार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो सिलेक्शन रूल के आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार मिलते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल पे एक वीडियो है मेरी पूरी, जिस पे मैंने सारे सिलेक्शन रूल एक ही वीडियो में कवर किए हैं। क्वेश्चंस करके जाएं इस पे, जैसे ये 2 फॉर्मूले हैं तो दोनों पे क्वेश्चन कर लें। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिलेक्शन रूल और एप्लीकेशन में, अभी डिस्कस ही कर रहा था, स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन में पूछ रहा है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारी डेल म्यू आर जो रोटेशनल जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर चेंज है वो वैल्यू आती है +-4b J + 3/2। तो यहाँ पे J की वैल्यू को जब हम 0 ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी 6b ± का, और जो स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन है पहली, वो +-6b का मतलब होगा एक तरफ +6b ले जाएंगे, दूसरी तरफ -6b, तो टोटल चेंज 12b का आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, और इस पर एप्लीकेशन पोर्शंस भी इसके करके जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन की पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, उसमें ये भी याद रखें कि जो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं। वाइब्रेशन का होता है एनर्जी का V + ½ h⁻⁻,
और रोटेशनल का होता है जे+1 ब्रैकेट में h²/2y। ये जे जो है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे भी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। इसके एप्लीकेशंस पोर्शन पे करें, जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, कि EV+1 माइनस EV की जो वैल्यू है वो बताएं कि दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में जो अंतर है वो V पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो अगर इस फॉर्मूले में हम जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू जो हमारी है h ओमेगा आ जाएगी। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पर एनर्जी डिफरेंस निर्भर नहीं कर रहा, तो ये कॉन्स्टेंट रहती है। इसका मतलब हुआ डेल EV जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। ये आया हो क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पे दोनों पे आते रहते हैं, तो इनको दोनों को अच्छे से तैयार करें। EJ+1 माइनस EJ जब हम करके चलेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो h²/2y तो कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो J+1 और J+2 माइनस J+1 ये आएगी। इसकी वैल्यू दो सक्सेसिव एनर्जी के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी h²/2y, और J+1 कॉमन निकाल दें तो यहाँ से वैल्यू 2 और आ जाएगी, क्योंकि J+1 कॉमन निकलेगा, J+2 माइनस J जो वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो वैल्यू है, अगर J हमारा बहुत ज़्यादा है तो उस समय पे EJ+1 माइनस EJ की जो वैल्यू है, अगर ये J की वैल्यू ज़्यादा है तो 1 के मुकाबले ये ज़्यादा रहेगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू J आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू कम है तो फिर J+1 ही लेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो बेसिकली J+1 के प्रोपोर्शनल चलते हैं। ये कंडीशनल है, नहीं तो ये इस तरीक़ा से रहता है। तो यहाँ पे ये इस पर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये भी याद रखें कि इस पर जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो एनर्जी चेंज है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में, वाइब्रेशनल में कांस्टेंट रहता है और रोटेशनल में जो है J के बढ़ने पे बढ़ता है। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। मैं पेपर से ही क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं। मैं आज पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो यही देख पा रहा हूँ मैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लैग्रेंज जी फैक्टर लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। लैग्रेंज जी इंटरवल रूल जो है वो भी तैयार रखें कि जो हमारे दो सक्सेसिव एनर्जी के बीच का अंतर है उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस। लैग्रेंज जी फैक्टर में जो फॉर्मूला है उसे याद रखें। जी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, और जो वैल्यू है वो रहती है JJ+1 प्लस वैल्यू रहती है SS+1 माइनस LL+1 अपॉन 2J+1। इस पर क्वेश्चंस खूब सारे आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अप्लाई करना सीख लें। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस रहता है, और ये एनाबोलस जीमान इफेक्ट में W की वैल्यू जो होती है वो हमारी रहती है GE अपॉन जो वैल्यू है 2m × B। ये फार्मूला रहता है W का, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे लैग्रेंज जी फैक्टर हमें इस फार्मूले से अप्लाई करना पड़ता है, कई बार B दे देता है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी याद रखें कि इसके जितने भी एप्लीकेशन पोर्शन किए जा सकते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा का प्रयास करें करने का। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। जीमान इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों तरीक़ा के एक्सप्रेशनों पर काम करें। मैं 1-2 क्वेश्चंस इस पर चाह रहा था आपको बताना। पहले भी मैंने कुछ वीडियो में बताया है, लैग्रेंज जी फैक्टर को मैं सदा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। 3P1 का लैग्रेंज जी फैक्टर पूछा गया था, आगे किसी और स्टेट का दे देगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, और फॉर्मूले में मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल यहाँ से 2s+1 की वैल्यू को 3 ले लें, और s हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें। s की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो हमारी 1 होगी, और यहाँ p की जो वैल्यू है, l की जो वैल्यू होगी p स्टेट के लिए वो हमारी 1 होगी, और यहाँ j जो है वो 1 होगा। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दें और आंसर सॉल्व कर लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि लैग्रेंज जी फैक्टर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में सदा आती है। जब भी आंसर आप मार्क करें तो 1 से कम मार्क ना करें और 2 से ज़्यादा मार्क ना करें। प्योर जो हमारी स्पिन मोशन होती है उसमें लैग्रेंज जी फैक्टर स्पिन के लिए 2 होता है। प्योर ऑर्बिटल मोशन के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और अगर ऑर्बिटल स्पिन दोनों मोशन है तो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो आंसर मार्क करते समय इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि अब जब आंसर आप मार्क कर रहे हैं वो आप आंसर मार्क करते समय स्मार्ट रहें सदा। याद रखें कि जीमान इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और एक हमारा LSJJ कपलिंग, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान रखें। ये मैं इस पर डिस्कशन दे रहा था, इस पर किया मैंने। साथ साथ आइसोटोप इफेक्ट भी मैं बताना चाहूँगा, रोटेशनल और वाइब्रेशनल का। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा दें आइसोटोप इफेक्ट पे। याद रखें कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी किस तरीक़ा से निर्भर करती है। तो यहाँ जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी के प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी रहती है। तो जो एनर्जी है, अगर हम रोटेशनल के केस में जाएं तो रोटेशनल में जो एनर्जी थी वो निर्भर कर रही थी 1/I के ऊपर, और I जो निर्भर करता है वो 1/μ पे करता है। म्यू मीन्स रिड्यूस मास। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/μ पे निर्भर करेगी इस केस के अंदर। और जब हम वाइब्रेशनल में जाएंगे तो वाइब्रेशनल में जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी V + ½
और एच कट ओमेगा रहती है, और ओमेगा की वैल्यू जो निर्भर करती है वो 1/√μ पे करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंसी आती है, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1/√μ पे निर्भर करती है, और यहाँ जो रोटेशनल के अंदर 1/μ पे। ये म्यू जो रिड्यूस मास है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं, दोनों की डिपेंडेंसियों को चेक करके जाएं, उन पे क्वेश्चंस करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस को देखा जाता है। आइसोटोप इफेक्ट और आइसोटोप इफेक्ट के एप्लीकेशंस सदा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल के। मैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं चाह रहा हूँ देना, इसलिए मैंने पूरे इस पर न्यूमेरिकल नहीं बताए, लेकिन मैंने हिंट कर दिया है कि आप किस तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जे कपलिंग एलएस कपलिंग से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। ये है 2s1 और 3d1। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है एलएस जे कपलिंग के ऊपर, और J1 J2 की वैल्यू पूछ सकता है, और इस पर सिलेक्शन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, दोनों के सिलेक्शन रूल, उनके एप्लीकेशंस, इन पोर्शनों को अच्छे से तैयार रखें। यहाँ से क्वेश्चन की सदा संभावना रहती है। तो यहाँ याद रखें कि 2s1 के लिए जो L1 होगा वो हमारा 0 होगा, और स्पिन जो होगी वो हाफ होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर L2 की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी, क्योंकि SPDF के लिए L की वैल्यू को आप सदा लेना सीख लें। L जो होता है इसके लिए 0, P के लिए 1, D के 2 और F के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे जो L2 की वैल्यू हो जाएगी वो D स्टेट के लिए 2 हो जाएगी, और S2 जो होगा स्पिन की वैल्यू को हाफ ले लें। यहाँ J निकालें, इससे J की वैल्यू जो हमारा J है वो L और S से मिलकर बना होगा। मॉड L1 माइनस S1 से जो वैल्यू है वो L1 प्लस S1 तक लेके जाएं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो J1 की जो वैल्यू है वो हमारी हाफ आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसका मॉड L1 माइनस S1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा। जब यहाँ पे J2 कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 2 माइनस हाफ, ये एक वैल्यू ये आएगी, और एक वैल्यू जो आएगी यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 3/2, और एक वैल्यू आएगी 2 प्लस हाफ। तो ये 3/2 और 5/2 वैल्यू हो जाएंगी। और फिर J1 J2 के इंटरेक्शन करा दें। एक इंटरेक्शन से वैल्यू आएगी हाफ और 3/2, और एक वैल्यू आएगी हाफ का 5/2 के साथ इंटरेक्शन, और हाफ का 5/2 के साथ इंटरेक्शन। इनमें जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें और ऐड तक जाएं, और एक से ज़्यादा का अंतर ना रखें। तो 3/2 और हाफ में जब अंतर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 1, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2, तो ये नेट जे आ जाएगा यहाँ से। और 5/2 माइनस हाफ जब लेके चलेंगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये 3 आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हमें मार्क कर देना है। तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चंस जो आया हुआ था मैं ईयर भी बता रहा हूँ कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस था पेपर के अंदर। इस समय पे ये आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं ये बता रहा था कि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है वो आप देख लें पेपर के साथ में। मैं पेपर से ही ले रहा था ये क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने देखा वो डीजनरेसी का क्वेश्चन है, और एक 2-3 कंसेप्चुअल चीज़ें भी मैं बताना चाहूँगा अभी इसके अंदर कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे अप्लाई करें। दोनों चीज़ें, इंटेंसिटी रूल और इस पर भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला पे लगातार क्वेश्चन पूछता है। जे की वैल्यू होती है हमारी L प्लस एस, और L और S के बीच में जो कोसाइन एंगल है उसकी वैल्यू होती है JJ प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 माइनस SS प्लस 1 अपॉन 2 रूट LL प्लस 1 SS प्लस 1। तो यहाँ पे जो स्टेट दे देगा और L और S के बीच में एंगल पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन जरूर करके चलें। इंटेंसिटी रूल पे क्वेश्चन करके चलें। इंटेंसिटी रूल पे क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की 2 स्टेटों से आता है, नीचे किसी स्टेट में आ रहा है। यहाँ का J1 है इस स्टेट का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का J2 है। J L और S से मिलकर बना होता है टोटल क्वांटम नंबर। तो अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, अगर यहाँ इंटेंसिटी A है और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर B है, तो इंटेंसिटी की रेशो पूछता है। तो IA अपॉन IB जो आएगा यहाँ, उसकी वैल्यू जो होगी वो 2J1 प्लस 1 अपॉन 2J2 प्लस 1 होगी। यहाँ पे J1 J2 की वैल्यू हमें दे देगा और इंटेंसिटी रेशो पूछेगा, या इंटेंसिटी रेशो दे देगा, J1 दे देगा, हमें J2 पूछ लेगा। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आजकल। तो इंटेंसिटी रूल, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके चलें, LS JJ कपलिंग पे क्वेश्चन करके चलें। तो ये क्वेश्चंस हैं जो लगातार इस पर पूछे जाते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस और भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन भी दे रही है कि कहाँ से क्वेश्चंस किस किस फॉर्मूले पे बेस संभावना है आने की, और कौन से टॉपिक्स आजकल हॉट चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ऑलवेज कि ये हॉट टॉपिक्स हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2004 का क्वेश्चन है, 3D और 1D, और ये हमारी 3P स्टेट है, और ये क्वेश्चन है 1P स्टेट है, उसके साथ साथ स्टेट है 5S
और फिर स्टेट है हमारी 3s, दिस वन। और पूछा कि लोएस्ट एनर्जी बताएं किसकी इसमें से लोएस्ट स्टेट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो याद रखें कि लोएस्ट स्टेट जब हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया हम क्या रखेंगे? सबसे पहला क्राइटेरिया हम रखते हैं स्पिन को। जिसकी स्पिन हाईएस्ट होती है, पहला जो क्राइटेरिया है वो स्पिन होता है। स्पिन जिसकी हाईएस्ट होती है उस स्टेट की जो एनर्जी है वो लोएस्ट होती है। तो सबसे पहला इसमें यही कंसेप्ट आपको लगाना, इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्पिन में देखें, यहाँ पे जब हम स्पिन लेंगे तो 2s+1 की वैल्यू 3 होगी, स्पिन यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे स्पिन 0 होगी, यहाँ स्पिन 1 होगी, यहाँ स्पिन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यहाँ स्पिन 2 होगी और यहाँ पे स्पिन फिर 1 होगी। तो स्पिन इस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, तो 5s जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 5s जो स्टेट है वो हमारी लोएस्ट जो है उसकी एनर्जी होगी। तो स्पिन पहला क्राइटेरिया है कि अगर स्पिन जिस स्टेट की ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। उसके बाद अगर दूसरा हमें क्राइटेरिया तय करना पड़ता है तो हाईएस्ट, अगर एस सेम है, सपोज किया 2 स्टेट में लेता हूँ, एक केस लिए लेता हूँ कि एक स्टेट है 5s और एक स्टेट है हमारी 5p। अब अगर यहाँ पे दोनों स्टेटों में क्या देखेंगे हम कि यहाँ दोनों केसों के अंदर स्पिन सेम हो गई। अब हम स्पिन के बाद दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या रखा जाए? तो उसमें अंदर दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है हाईएस्ट जो एल होता है जहाँ पे उसकी एनर्जी को हमारी लोएस्ट रखें अगर एस सेम है। पहला क्राइटेरिया एस का है, अगर एस से तय नहीं होता, एस सेम निकल जाता है 2 स्टेटों का, तो उसमें फिर हाईएस्ट एल की वैल्यू को लोएस्ट एनर्जी पे रखें। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि इस स्टेट के अंदर जो इन दोनों स्टेटों में हमें एनर्जी तय करनी है तो यहाँ एल ज़्यादा है, अगर यहाँ एल ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हमारा एनर्जी का वो हो जाएगा कि इन दोनों में से इसकी एनर्जी लो होगी। अगर हमारे कोई स्टेट ऐसी भी हो सकती है जिन स्टेटों में हम देखेंगे कि दोनों चीज़ें हमारी एल भी सेम हैं और उसके अलावा एस भी सेम है, ऐसी भी स्टेट बन सकती हैं। जैसे मैं एक बतौर एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास स्टेट हैं 3p0 और एक स्टेट है हमारी 3p1 और एक स्टेट है हमारी 3p2। अब इसमें क्या देखेंगे कि ये इन तीनों स्टेटों में अगर हमसे पूछता है एनर्जी लोएस्ट निकालें किसकी है, तो इसमें ध्यान रखें कि जो एनर्जी लोएस्ट जिस तरीका से लेंगे तो यहाँ पे स्पिन पहला क्राइटेरिया है, स्पिन तीनों केसों में 1 हो गई। दूसरा क्राइटेरिया एल है, जिसका हाईएस्ट एल हो उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, लेकिन यहाँ पे एल भी सबका सेम हो गया। फिर हम जे क्राइटेरिया पे जाएं कि जे सबसे लोएस्ट किसका है, उसकी एनर्जी जो लोएस्ट जे होता है वो उसकी लोएस्ट जे की जो एनर्जी है वो लोएस्ट एनर्जी होती है कब? अगर सेल जो है हाफ फील्ड से कम है। ये भी याद रखें कि अगर सेल जो है वो अगर हमारी हाफ फील्ड से कम है, जैसे पी स्टेट है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों तक भरे हुए हैं तो तब तक हमारी जो स्टेट है वो हमारी लोएस्ट जे की वैल्यू लोएस्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हाफ फील्ड से कम सेल वाला केस है तो 3p0 उसका आंसर हो जाएगा लोएस्ट एनर्जी के लिए, फिर 3p1 की होगी, फिर 3p2 की होगी बढ़ते ऑर्डर में। और अगर हमारी हाफ फील्ड से ज़्यादा सेल बढ़ जाती है तो फिर हमारा केस हमारा जस्ट रिवर्स हो जाता है। उस समय पर हाईएस्ट जो वैल्यू है जे की वो लोएस्ट एनर्जी रखती है, हाफ फील्ड से ज़्यादा सेल फील्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप सही से समझ पाए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं इसे कहूँगा क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन रूल पे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डायरेक्शन थी मेरी तरफ से कि आप किस तरीका से एटॉमिक को फोकस करके चलें, किन किन चीज़ों को ध्यान रखें, फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें सभी को, और पीछे के जो पेपर से उन्हें लगा दें और उसी लाइन ऑफ एक्शन से, क्योंकि इसी पेपर एनालिसिस से ही मैंने कंक्लूजन निकाला कि ये क्वेश्चंस काफ़ी हॉट बने हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आप बताएं जो भी आपको कैसी ये वीडियो लगी और मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।